नमस्कार विद्यार्थियों, कल अपन ने क्या सीखा था और आज क्या सीखेंगे इस पे चर्चा करते हैं। कल अपन ने सर्वप्रथम प्राकृत संख्या के बारे में सीखा, फिर पूर्ण संख्या के बारे में सीखा, फिर अपन ने पूर्णांक संख्या के बारे में अध्ययन किया, फिर परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन किया। आज अपन इससे आगे भी अध्ययन करेंगे, कई और संख्याएं सीखेंगे। और कल 1.1 प्रश्नावली है ना अपनी, इस प्रश्नावली से पहले दो उदाहरण आते हैं बुक के, किताब के, वो दो उदाहरण आपको करवा दिए। 1.1 में 4 सवाल है, उनमें से 2 करवा दिए, 1 नंबर और 2 नंबर। आज अपन सीखेंगे तीसरा सवाल और चौथा सवाल। इससे पहले आपने पहला वीडियो ये देख लिया होगा। 1.1 का हमारा तीसरा सवाल क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 3/5, ये 4/5, इसके बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5। कितना बोला है, 5 बोला है। तो आपको 5 संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें 5 में 1 जोड़ के 6 बनाना है। ये 6 कहां बनाना है, ये 6 इसके हर में और अंश में आपको गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 3/5 के अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा, 4/5 के अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। किससे, 6 से। दोबारा देखिए, 5 परिमेय संख्याएं पूछिए, 5 पूछे तो इसमें 1 जोड़ देना, कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 का ऊपर नीचे इसमें भी गुणा करना है। दोनों को गुणा करके देखेंगे तो हमें 5 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे हल में अपन बात करते हैं, एक तो हमारा है 3/5, दूसरा हमारा है 4/5। 3/5 है, इसके अंश में भी 6 से गुणा और इसके हर में भी 6 से गुणा। 4/5 के अंश में भी 6 से गुणा और हर में भी 6 से गुणा। अब ये देखिए, 6×3 = 18, 5×6 = 30 और 6×4 = 24, 5×6 = 30। अब आपने क्या देखा है, ये आपका 3/5 है और ये 18/30 है। ये जो 18/30 है वो आपका और कोई नहीं, ये 18/30 3/5 ही है। ये आपका क्या है, 4/5। इससे क्या बना, 24/30। ये 24/30 है, वो और कोई नहीं, वो 4/5 ही है। अब क्या करना है, आपको संख्या रेखा बनानी है। क्या करना है विद्यार्थियों, संख्या रेखा बनानी है। यहाँ पे संख्या रेखा पर कहीं 0 है, इसके बाद में क्या आएगा, हम यहां से शुरुआत कर लेंगे 18/30। फिर आगे 18 से आगे अपन को कहां तक लिखना है, 24 तक लिखना है। 19/30, 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30 और 24/30। अब अपन को इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं देखनी थी विद्यार्थियों, अपन को देखनी थी 5 परिमेय संख्याएं। ये हमारा 18/30 है, वो वाकई में क्या है, हमारा 18/30 है, वो क्या है, 3/5। ये 24/30 है, वो हमारा वाकई में क्या है, 4/5। और हमें तो क्या करना था, इन 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। ये आपकी पहली परिमेय संख्या 19/30, ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या 20/30, ये आपकी तीसरी परिमेय संख्या 21/30, ये चौथी 22/30, ये पांचवी 23/30। इस प्रकार विद्यार्थियों आपकी
3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएगी। अब लास्ट में अपन क्या लिख देंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 होगी। इस प्रकार अपना है तीसरा सवाल। अब देखते हैं विद्यार्थियों अपन चौथा सवाल। ये चौथा सवाल है वो हमारे उदाहरण 1 की तरह है। क्या है चौथा सवाल, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न हमारा पहला सवाल क्या है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? यानी कि प्राकृत संख्या की हर एक संख्या प्रत्येक संख्या के बारे में पूछा है कि वो पूर्ण संख्या होती है क्या? तो अपन को तो देखना है प्रत्येक तो प्राकृत संख्या और वो देखना है पूर्ण संख्या, यानी कि ये बिल्कुल एक जैसी होती है क्या, ये देखना है और हमारे उत्तर का पता हमें चल जाएगा। अब देखिए हल नंबर 1, हल नंबर है 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या। अब अपन लिखेंगे प्राकृत संख्या और इसने क्या बताया है, पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या में क्या आता है, 1 2 3 4 5, यहां पे पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब देखिए ये पूरी की पूरी ये प्रत्येक प्राकृत संख्या इस पूर्ण संख्या के अंदर है क्या? हाँ है। ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 है, ये यहाँ पे है, ये 4 है, ये यहाँ पे है, ये 5 है, ये यहाँ पे। यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये सभी की प्राकृत संख्या किस में मिल रही है? पूर्ण संख्या में मिल रही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, दिया गया कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में मिलती है, पूर्ण संख्या में है। ये सारी की सारी किसमें है? पूर्ण संख्या में। अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है चौथे का, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक यानी कि सारे पूर्णांक देखने हैं, सभी पूर्णांक देखने हैं। सभी पूर्णांक किसके अंदर देखने हैं? पूर्ण संख्या के अंदर देखने हैं। क्या होते हैं क्या? अब एक तो पूछा है पूर्णांक के बारे में, चीज दो ही है। एक पूछा है पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। ये पूर्णांक संख्या है, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या में होती है क्या? ये पूछा है। पूर्णांक क्या होता है भाई? -3, -2, -1, 0, 1 2 3, इधर भी और इधर भी अनंत तक, ठीक है। और ये पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 टिक टिक टिक। अब आप देखिए कि आपकी जो पूर्णांक संख्या है, ये इतनी पूर्णांक संख्या तो इस पूर्ण संख्या के अंदर मिलती है, परंतु क्या ये प्रत्येक पूर्णांक इसके अंदर है क्या? नहीं। इसके अंदर पूर्ण संख्या के अंदर तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, आगे की धनात्मक संख्या आ रही है, परंतु इस पूर्ण संख्या के अंदर ये ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं। तो अपन साफ साफ कह देंगे, क्या कह देंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। अब देखिए तीसरा सवाल और इसका हल। तीसरा सवाल ये है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या?
परिमेय संख्या तो हमारी होती है p बटा q, और पूर्ण संख्या भी माना कि p बटा q होती है, क्योंकि 0 1 2 3 इसके सब में 1 लगा सकते हैं अपन, इसके सब में क्या लगा सकते हैं 1। परंतु परिमेय संख्या 3 बट्टा 4 है, ये 3 बट्टा 4 है, ये 2 बट्टा 7 है, ये सभी परिमेय जो संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि ये पूर्ण संख्या में 1 2 3 0 होता है और परिमेय में बट्टा होता है, परिमेय में अंश बट्टा हर होता है, इसमें भी अंश बट्टा तो हर होता है, ये देखिए। परंतु ये चीज है ना 2 बट्टा 7 3 बट्टा 4 ये इसमें नहीं मिलता, तो अपन कह देंगे दिया गया कथन असत्य कथन है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। प्रश्नावली 1.1 हमारी पूरी हो गई। अब अपन बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अपन को 1.2 का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना होगा। 1.2 में अपन सीखेंगे अपरिमेय संख्या क्या है और सीखेंगे वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखी जाए, वे संख्याएं जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखी जाए, वे संख्याएं जो कर्णी चिन्ह के अंदर हो, कर्णी चिन्ह के अंदर हो, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल आसानी से नहीं निकले, आसानी से नहीं निकले। यदि वर्गमूल निकलता है तो भी दशमलव में निकले, वो हमारी क्या होगी? अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2 है, ये √2 p बट्टा q की तरह नहीं है, ये कर्णी चिन्ह के अंदर है, देखिए ये वर्गमूल का चिन्ह है। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल आसानी से नहीं निकले, इसका आसानी से वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका दशमलव प्रणाली के द्वारा निकलेगा। ये √4 देखते हैं अपन, ये √4 है, अंडर दी √4 बोल सकते हैं आजकल शॉर्ट में रूट, तो अंडर दी √4 है, इसका मान क्या होता है 2। तो ये तो अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसका तो वर्गमूल निकल रहा है। जिन संख्याओं का वर्गमूल आसानी से नहीं निकले वो क्या है? अपरिमेय संख्याएं। p बट्टा q के रूप में नहीं लिखी जाती है, कर्णी चिन्ह या वर्गमूल चिन्ह के अंदर होती है और इसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता, ये होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। ये हमारी संख्या रेखा है, इसमें पूर्ण संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्णांक भी आता है, परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है। सारी संख्याएं, सभी संख्याओं का संग्रह किया जाए, सभी संख्याओं को देखा जाए तो वो सारी संख्या होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है विद्यार्थियों? वास्तविक संख्या। इसमें जीरो भी शामिल है, इसमें धनात्मक संख्या भी शामिल है, इसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल है, इसमें p बट्टा q वाली संख्या भी शामिल है, इसमें अंडर दी रूट वाली संख्या भी शामिल है, इसमें सारी संख्या शामिल होती है वास्तविक संख्या। दुनिया की सभी संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। इसे रियल नंबर कहते हैं और ये जो लाइन बनेगी वो रियल नंबर लाइन बनेगी।
वास्तविक संख्याएं यानी कि दुनिया की क्या होती है, सभी संख्याएं 0, 1, 1/2, √2, √3, 2, 3, 4 इधर मतलब है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या सभी मिलाकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या। एक बात कही जाए कि संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु लो वो कुछ न कुछ वास्तविक संख्या होती है। कुछ भी बिंदु ले लो संख्या रेखा पर, जहां बिंदु लोगे वहां संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु पर एक वास्तविक संख्या होती है। और अपरिमेय जो संख्या अपन ने सीखी उसका व्याख्यान पाइथागोरस जी ने किया। या आपकी बुक में पाइथागोरस के बारे में थोड़ा वर्णन दिया हुआ है कि उसने अपरिमेय संख्याओं का वर्णन किया, अपरिमेय संख्या के बारे में हमें जानकारी दी। अब अपन अपरिमेय संख्याओं के बारे में सवाल सीखेंगे। वो सवाल क्या है देखिए। संख्या रेखा पर आप 1, 2, 3, 4, 0, -1, 2, 3 देख चुके हो, परंतु संख्या रेखा पर सटीक निर्धारण करना है कि √2 कहां होता है। ये तो मैंने देखिए मान कर रख दिया, ये मैंने यहाँ पे मान कर रखा है कि √2 यहां है, √3 यहां है, परंतु बिल्कुल एकदम सटीक निर्धारण √2 का करना संख्या रेखा पर कहां होता है, यह है एनसीईआरटी। प्रश्नावली 1.2 से पहले 2 उदाहरण हैं, उन पे अपन चर्चा करते हैं। क्या है वो? पहला उदाहरण √2 वाला है। संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए, या संख्या रेखा पर √2 दिखाकर पता लगाइए कहां होती है। तो ये अपन क्या कर लेंगे विद्यार्थियों, एक संख्या रेखा बना लेंगे। हल देखिए इसका, एक संख्या रेखा बना लेंगे और कहीं अपन 0 मान लेंगे। यहां पे अपन ने 1 रख लिया, यहां पे 2, यहां पे -1, यहां पे -2। ये जो 0 है यहां एक बिंदु करते हैं चिन्हित, इस बिंदु का नाम अपन O देते हैं। इस 0 और 1 के बीच की दूरी है वो अपन 1 इकाई ले लेते हैं, 1 मात्रक। ठीक, अपन को निर्धारण किसका करना है, √2 का संख्या रेखा पर कहां है। कैसे होगा निर्धारण, पाइथागोरस ने बताया निर्धारण कैसे होगा। पाइथागोरस अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगाता है कि एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है। और यहां 1 ले लीजिए और यहां 1 ले लीजिए। ये लंब कितना हो गया? 1। आधार भी कितना हो गया? 1। तो कर्ण कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा अपन आगे त्रिकोणमिति अन्य प्रश्नावलियों में करेंगे। तो कर्ण का सुकायर बराबर आधार सुकायर प्लस क्या होता है, लंब सुकायर। यहां नाम दे दीजिए OAB, कुछ भी नाम दे दीजिए। अब अपन को AB निकालना है, तो AB का सुकायर बराबर आधार AO का सुकायर 1 का सुकायर, लंब OB का सुकायर 1 का सुकायर, और AB सुकायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 का सुकायर 1, 1 का सुकायर 1, AB सुकायर बराबर 1 + 1 2 हो जाएगा। AB बराबर यहां से सुकायर हटाते ही आगे रूट हो जाएगा, यहां से वर्ग का चिन्ह हटाते ही आगे वर्गमूल लग जाएगा और ये हमारा √2 आ जाएगा। तो पाइथागोरस ने अपनी पाइथागोरियन त्रिक लगाकर 3 संख्याओं का त्रिक है ये 1, 1 √2, ये त्रिक लगाकर अपन को संख्या रेखा पे √2 का निर्धारण करना है। अब आप समझ ही गए होंगे कि एक तो 1 इकाई दूरी लेनी होगी, दूसरी भी अपन को 1 इकाई दूरी लेनी है, दूसरी भी अपन को 1 इकाई दूरी लेनी है। अब विद्यार्थियों अपन क्या करते हैं, ये 1 इकाई दूरी है यहाँ पे मान ली।
अब इधर भी अपन क्या कर लेंगे, एक इकाई दूरी ले लेंगे, यहां अपन एक इकाई दूरी ले लेते हैं। चलो ये हमारी एक इकाई दूरी हो गई। यहां पर ओ ए बी नाम दे दिया अपन ने। अब अपन क्या कर देंगे, इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे। ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये रचना की तरह करना है। जितना अपन ये एक इकाई लेते हैं उतना ही ये एक इकाई लेनी है, न ज्यादा लेना न कम लेना। अब ये क्या है, एक इकाई, ये एक इकाई, ये अपन ने स्केल की सहायता से मिला दिया, पटरी की सहायता से। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2। ये इकाई, ये दूरी है ना, ओबी दूरी, वो हमारी √2 दूरी आ रही है। अब आपको क्या करना है, एक प्रकार लेना है। एक प्रकार लेके यहाँ पे आप ओ को तो केंद्र मानेंगे और ओबी को त्रिज्या मान के एक चाप या एक वर्त घुमा देंगे। जहां ये संख्या रेखा पर कटेगा वहां हमारा होगा √2 का निर्धारण। वहां बैठाएंगे हम √2 को। इस संख्या रेखा पर √2 को कहां बैठाना है, दोबारा देखिए। ओ को तो क्या मानना है, केंद्र। ओबी को क्या माननी है, त्रिज्या। ओ को ऐसे केंद्र मानते हुए, ओबी को त्रिज्या मानते हुए अपन क्या खींचेंगे, एक वर्त या चाप खींचेंगे। ठीक है, इस प्रकार अपन वर्त या चाप खींचते हैं। जहां वर्त ये चाप काटता है इस संख्या रेखा को, वहां हमारा क्या होता है विद्यार्थियों, √2। इस प्रकार आपको संख्या रेखा का ये चित्र बनाना है, आरेख बनाना है और इसके नीचे हल लिखना है। दोबारा देखिए, ये ओए एक इकाई हो गया। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार रखेंगे, चाप काटेंगे, फिर यहाँ पे 60 का काटेंगे, यहाँ पे 60 का, फिर यहां से इसको आधा कर लेंगे। ये 60 120, इसका आधा करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 90। इसको और इसको मिलाते हुए अपन क्या खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे। फिर ये 1 सेमी दूरी, ये हमारी एक इकाई दूरी है, वो माप के चाप काट देंगे। चाप काट के इस बी बिंदु को और इस ओ बिंदु को मिला देंगे। ओ को केंद्र मान के, ओबी को त्रिज्या मान के इस प्रकार चाप काटेंगे। ये चाप जहां इस संख्या रेखा पर कटता है वहां √2 का निर्धारण होता है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम OA बराबर एक इकाई लिया और बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। अब ए से एक इकाई का चाप काटते हुए बिंदु बी का निर्धारण किया। अब ओ और बी को मिला दिया। ओ को केंद्र मानकर और ओबी को त्रिज्या मानकर एक चाप काटा। वो संख्या रेखा पर एक बिंदु पर कटता है, संख्या रेखा पर एक बिंदु को काटता है, इसको P नाम दिया। यहां इस बिंदु पर जो हमारी संख्या है वो √2 है। इस प्रकार आप व्याख्यान लिख दोगे, जैसे मैंने बोला है वैसे उत्तर में लिखना है। प्रश्नावली 1.2 का हमारा दूसरा उदाहरण क्या आता है, संख्या रेखा पर √3 का निर्धारण कीजिए। √3 का निर्धारण कीजिए। ये वेरी मोस्ट है, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि √2 तो सरलता, ये आगे की आगे धीरे धीरे प्रक्रिया जटिल हो रही है, तो ध्यान से सीखने का प्रयास करें। हल, अब देखिए आपको उसी प्रकार संख्या रेखा बनानी है। यहां पे 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए विद्यार्थियों। ये आपका -1 है विद्यार्थियों, ये यहाँ पे आपका -2 है विद्यार्थियों। अब आपको उसी तरीके से करना है। यहाँ पे आप O बिंदु चिन्हित कर दीजिए, यहाँ पे B बिंदु चिन्हित कर दीजिए। ये आपकी दूरी 1 इकाई हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रकार रखना है, एक चाप काटना है। फिर यहाँ चाप काट दिया आपने इस प्रकार, फिर 60 का कोण बनाना, फिर एक 60 का और आगे यहाँ पे 60 का। फिर प्रकार से क्या करना है, ये 60 यहाँ तक कोण 120 हो गया। इसका अपन को क्या करना है, आधा करना है। इसको आधा करते हुए ये C बिंदु अपन प्राप्त कर लेंगे। इस B और C बिंदु को अपन मिला देंगे इस प्रकार।
मिला दिया, ये सेम √2 की तरह चल रहा है बतख। फिर अपन ओ को और सी को मिला देंगे, ओ और सी को मिला दिया। ठीक, अब क्या करना है, ओ को केंद्र मानकर और सी को त्रिज्या मानकर एक चाप अपन को ऐसे काटना है। यहां तो अपन का क्या निर्धारण हुआ था, √2 का निर्धारण हुआ था, परंतु अब किसका करना है, √3 का। √3 का करना है तो ध्यान से देखिए, अब ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। इस संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर और इस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। फिर अब दोबारा प्रकार लेंगे, दोबारा प्रकार लेके ऐसे चाप काटेंगे, यहां 60 का कोण बनाएंगे, यहां 60 का कोण बनाएंगे। ये यहाँ पे कितना हो गया, 120। अब इसका यहाँ पे चाप काटेंगे, यहाँ प्रकार की नोक सुई वाला सिरा, यहाँ पेंसिल रख के चाप काटेंगे। ये जो कोण बना है हमारा, ये कितने का बनेगा, 90 का। अब इस सी बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ये जो कोण बना है वो हमारा है 90 डिग्री का कोण। अब क्या करना है, ये एक इकाई का था हमारा, ये भी 1 इकाई का है। यहाँ पे अपन को क्या कर लेना है, 1 इकाई ले लेना है। ये कितना है, √2 है, ये √2 है, ये कितना है, 1 इकाई। अब क्या करना है, 1 इकाई कैसे लेंगे, 1 सेमी का प्रकार, 1 इकाई का इतना प्रकार खोल लो, प्रकार खोल के यहाँ चाप काट दो। ये बिंदु आप प्राप्त करोगे, ए बिंदु है। अब इसको और इसको आप मिला दीजिए, इस ए बिंदु को ओ बिंदु को मिला दीजिए। ये आपका 1 इकाई, ये आपका है √2 इकाई। अब आपको एओ निकालनी है, तो उसी प्रकार निकालेंगे कर्ण से। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, एओ का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पे 1 और लंब का स्क्वायर यहाँ पे ले लीजिए आप √2 का स्क्वायर। तो एओ स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है ये। तो ध्यान से देखिए, √2 का स्क्वायर का मतलब होता है √2 गुणा √2, √2 गुणा √2, रूट को रूट से गुणा करें और भीतर आधार यानी कि सेम संख्या हो तो 2 आ जाता है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। और एओ का स्क्वायर बराबर आ गया 3 और एओ ये स्क्वायर हटाने के बाद में आगे अंडर दी √3 हो जाएगा। ये एओ कितना आ गया हमारा, √3। ये यहाँ पे तो किसका निर्धारण हुआ था, √2 का। यहाँ पे अंडर दी √2 का निर्धारण अब इस बिंदु पे हुआ था √2 का। अब किसका करेंगे, √3 का निर्धारण करेंगे। तो हमें ये रेखा तो किसका निर्धारण कर रही थी, चाप से √2 का। अब इस रेखा को लेंगे, अब O को केंद्र मानेंगे, पहले भी O को, अब O को केंद्र मानेंगे। पहले OC त्रिज्या ली थी, अब अपन AO त्रिज्या लेंगे। AO त्रिज्या, O को केंद्र मान के हुए AO त्रिज्या का एक वर्त घुमा देंगे, AO त्रिज्या का एक चाप काट देंगे। ये चाप जहां कटता है वहां होता है हमारे √3 का निर्धारण। तो आप समझ गए होंगे मैंने कैसे किया, वो तो √2 की तरह ही था। बाद में आगे चले ये 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर 1 इकाई ली, ये 1 इकाई, ये √2 इकाई। क्या निकाल रहे थे, कर्ण कितना आया, √3। ये √3 हो गया। O को केंद्र माना, AB को त्रिज्या माना, एक वर्त घुमाया, एक चाप काटा, वो जहां कटता है वहां पर क्या प्राप्त होता है, √3। इस प्रकार संख्या रेखा पर √3 का निर्धारण होता है। ये आपके 1.2 से पहले उदाहरण थे विद्यार्थियों। ये उदाहरण आपके दिमाग में गणित, तर्क शक्ति और गणित के बारे में धारणाएं पैदा करता है। इसके बाद में अपन कल क्या सीखेंगे, कल के वीडियो में 1.2 के सवाल सीखेंगे। 1.2 के क्या सीखेंगे, सवाल। आज 1.2 के उदाहरण। तो विद्यार्थियों आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और कल अपन अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।